प्रचार कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव पहुंचे। मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन दल के प्रत्याशी हफीजुल हसन के चुनावी प्रचार कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम सोरेन ने श्री महावीर मंडल रांची के एक प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से रामनवमी त्योहार को लेकर की चर्चा। कोरोना के मद्देनजर सीएम ने दिए कई निर्देश। मुजफ्फरपुर में ग्रामीण बैंक कर्मियों ने मनाया विरोध दिवस। कर्मियों ने बैंक में वेतन पुनरीक्षण द्वारा जारी असंगत अधिसूचना के खिलाफ किया प्रदर्शन। रांची में की गई कोविड-19 को लेकर अहम बैठक। प्रशासन ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में आयोजित की बैठक। बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए किया गया विचार विमर्श। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। मधुपुर उपचुनाव को लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष के लिए यह सीट जीतना कहीं ना कहीं नाक का सवाल बन गया है। यही वजह है कि पक्ष और विपक्ष की पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार गंगा नारायण और जेएमएम के उम्मीदवार हफीजुल अंसारी से है, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट को अपना सीट मानकर वहां चुनाव लड़ रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इस सीट को लेकर आरजेडी ने महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल अंसारी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने का दम भर दिया है और बाकायदा आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान कर दिया है कि आरजेडी भी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। नहीं, सारे लोग जिनकी आवश्यकता है, सारे लोग, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी अब वहां पहुंच रहे हैं। वो बंगाल चुनाव में थे। माननीय विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी वहां पर लगातार प्रचार में हैं और हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री आदित्य साहू जी वहां पे हैं और पार्टी के माननीय विधायकगण, सांसदगण, ये सारे लोग वहां पे उपस्थित हैं और लगातार हम बूथ स्तर तक पार्टी की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जो अब तक के फीडबैक हैं उस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुत ही मजबूती से उभर रही है और एक बड़े मार्जिन के साथ वहां पर हम चुनाव जीतेंगे। 7 तारीख को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी मधुपुर जाएंगे। वहाँ हम लोगों ने वार रूम की भी स्थापना किया है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी वहाँ पहुँच भी गए हैं और सारे एमएलए को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो मधुपुर में एक एक ब्लॉक में जो है महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए निकले। तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह एकजुटता के साथ मधुपुर का चुनाव हम लड़ेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिनव, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी सरगर्मी तेज हो गई है, काफी हलचल है और अब पक्ष और विपक्ष लगातार अपने अपने दावे पेश कर रही है, अपनी जीत का दावा पेश किया जा रहा है और वहीं कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष के लिए सीट कहीं ना कहीं नाक का सवाल भी बन गया है। अभिनव। हाँ बिल्कुल नहीं, आज यह जो सीट है वह नाक का सवाल इसलिए बन गया है कि आप देखेंगे कि लगातार जो है अब पक्ष और विपक्ष में इस सीट को लेकर तकरार बना हुआ है और सब अपने अपने तरीके से वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे महागठबंधन की बात कर ले या गठबंधन की बात कर ले, सभी लोग जो है अपने अपने तरीके से वहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार प्रसार का वहाँ पर दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं यह सीट नाक का सवाल इसलिए बना हुआ है। निहाज, मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो 2 बार, अगर हम दुमका और बेरमो उपचुनाव की बात कर ले तो वहाँ से उनको हार मिली थी। अगर यह सीट कह सकते हैं कि अगर बीजेपी हार गई तो कहीं ना कहीं जो
पार्टी के प्रदेश के जो नेता हैं उनकी किरकिरी होने वाली है। और चूंकि वो 2 बार वहाँ से दुमका और बेरमो की बात करें तो दोनों सीट उन्होंने गंवाई थी, और ये जो मधुपुर का सीट इसलिए अहम बन गया है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी बिल्कुल तैयार दिख रही है और बीजेपी लगातार वहाँ पर जो है बीजेपी प्रदेश के कई बड़े नेता वहाँ पर कैंप करने लग रहे हैं। चाहे हम बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, दीपक प्रकाश की बात कर ले और आदित्य साहू की बात कर ले, तो कई ऐसे बड़े नेता हैं वहाँ पर कैंप करने लग रहे हैं। और कहा जा सकता है कि ये नाक की बात इसलिए है क्योंकि वो इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे उनका हार का सामना करना पड़ा था, और शायद यही वजह है कि अब इस चुनाव को लेकर वो तत्परता दिखा रहे हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर हम चुनावी फतह कर सकते हैं। अगर वह सीट हारते हैं तो पार्टी के जो कई बड़े नेता हैं उनकी किरकिरी होने वाली है। जहाँ तक अगर हम महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन भी अपने तरीके से बिल्कुल वहाँ पर तैयार दिख रहे हैं। आप देखिए कि इससे पहले जो है महागठबंधन के जो घटक दल हैं कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट ने भी वहाँ पर समर्थन देने की बात कही थी, तो महागठबंधन की एक बैठक हुई थी, तमाम जो नेता थे घटक दल के वो वहाँ पर मौजूद थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी कि कैसे रणनीति के तहत वहाँ पर चुनाव जीता जाए। उसके बाद बैक टू बैक आप देखेंगे कि जेएमएम कार्यकारिणी की बैठक हो या जेएमएम विधायक दल की जो बैठक है वो आहूत की गई थी, उसमें भी कई बड़े निर्णय लिए गए कि कैसे वहाँ पर उपचुनाव में जीता जाए। तो देखिए तैयारियां बिल्कुल ज़ोरों पर है और महागठबंधन के लिए नाक का सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि आप देखेंगे कि हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो प्रतिष्ठा का दाव लगा हुआ है। उनके बेटे जो हैं, बड़े बेटे हफीजुल अंसारी को वहाँ से उतारा गया है, तो वह सीट नाक के लिए इसलिए बनी हुई कि प्रतिष्ठा की बात हो गई है। तो आप देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल जो कहा जा सकता है कि चुनावी जो दंगल है उसका आगाज हो चुका है, और अब देखने वाली बात हो कि 2 मई को जनता जो है रेड कारपेट किसके लिए बिछाती है। जी निहाज, ये बात होगी कि रेड कारपेट जनता किसके लिए बिछाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक तरफ ये देखा जा रहा है कि बीजेपी राज परिवार को टिकट ना मिलने से राज परिवार के जो समर्थक हैं वो काफ़ी बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं, और ख़ुद राज परिवार ने भी अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया के ज़रिए व्यक्त की है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो भी उनके वोटर हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नुकसान होकर के वो दूसरे पार्टी की तरफ जा सकते हैं। वहीं जेएमएम ने भी ये दावा कर दिया है कि जो भी उस पार्टी के जो नाराज समर्थक हैं, जो वोटर हैं, वो उनके पार्टी में महागठबंधन में शामिल होंगे। देखिए अगर हम राज परिवार की बात करें तो राज परिवार जो है जिस तरीके से आप देखेंगे कि उनका टिकट काटा गया है, निहाज चूँकि वो 2 बार जीत चुके हैं इस सीट की अगर बात करें तो 2005 और 2014 की बात करें तो यहाँ से वो जीते हुए थे और 2019 में उनको हार मिली थी। अब देखिए कि जो है आजसू के उम्मीदवार थे गंगा नारायण, उनको बीजेपी में शामिल करा लिया गया था, और उसके बाद आप देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। राज परिवार दुखित है, मरमाहित है, और जब नामांकन का वहाँ पर जब नामांकन भर रहे थे गंगा नारायण तो उस समय वो शामिल नहीं थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राज परिवार कहीं ना कहीं दुखी महसूस कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आप देखिए सोशल मीडिया में किस तरीके से वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपनी जो है प्रकाष्ठा वहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि हम दुखित हैं, मरमाहित है। जिस तरीके से आप देखिए कि उनका टिकट काटा गया, और खबरें यह भी आ रही है कि हरिद्वार दौरे पर भी है, वो हरिद्वार वहाँ पर गए हुए हैं। तो अभी देखिए चुनाव प्रचार चल रहा है और ऐसे में वो हरिद्वार जाते हैं, तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि राज परिवार कहीं ना कहीं दुखी है। अगर उनको नहीं मनाया गया, उनको नहीं समझाया गया, उनको नहीं बताया गया, तो आने वाला समय में बीजेपी के लिए नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके भी कई समर्थक हैं, वो नाराज तो हालांकि चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है, कई बड़े नेता हैं उनका कहना है कि राज परिवार बिल्कुल स्टैंड बाई है और वो काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बीजेपी अपने अपने तरीके से तर्क दे रही है, जो भी उनके नेता हैं वो तर्क दे रहे हैं, लेकिन अंदर की बात यह है निहाज की कहीं ना कहीं जो राज परिवार है दुखित है, मरमाहित है, उनका टिकट काटा गया है। तो अगर उनको नहीं मनाया गया ऐसा समय, तो आने वाले समय में बीजेपी को वहां पर नुकसान हो सकता है। जी अभिनव, बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी अपना तर्क दे रही है कि राज परिवार बिल्कुल स्टैंड बाई हैं, लेकिन राज परिवार ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी जाहिर करके साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि वो बीजेपी से नाराज़ हैं। तो यही सवाल है कि क्या बीजेपी उनको मनाने की कोशिश करेगी?
बिल्कुल बनाने की कोशिश करेगी और क्यों नहीं करेगी। राजीव पलिवार एक कहा जाए तो एक सम्मानित नेता हैं और आप देखिए मधुपुर में एक चेहरा है वो। मैंने आपको पहले बताया निहाज कि 2005 के चुनाव की बात कर ले या 2014 की चुनाव विधानसभा चुनाव की बात कर ले, 2 बार वहाँ पर वो उन्होंने जीत दर्ज की है। हालांकि अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हाजी हुसैन अंसारी साहब ने वहाँ पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अगर हम इनकी बात करें राज पलिवार की तो एक बड़े नेता माने जाते हैं उस एरिया के, और कहीं ना कहीं उनकी भी पकड़ है ब्राह्मण जातियों में, और कई ऐसे समुदाय हैं जहां पर उनकी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनका टिकट काटा जाना तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होता है। हालांकि बीजेपी अपने अपने तरीके से तर्क दे रही है, उनके नेता अलग अलग तरीके से तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि चुनावी समीकरण को देखते हुए जो वहाँ परिस्थिति बन पड़ी है, ऐसे में गंगा नारायण को वहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए, पार्टियाँ अपने अपने तरीके से काम करती हैं, उनकी जो रणनीति होती है उन रणनीति के तहत काम होती है, और शायद उस रणनीति में राज पलिवार का नाम ना हो, शायद यही वजह है कि गंगा नारायण को वहाँ से टिकट दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो है बीजेपी उनको मनाने में सहमत नहीं हो पाती है तो ये कहा जा सकता है कि उनको नुकसान होगा। जिस तरीके से उनका वर्चस्व है वहाँ पर, कई समुदाय के लोग वहाँ पर उनको मानते हैं, तो वोट का बिखराव होगा। अगर वोट का वहाँ पर बिखराव होगा और अलग अलग वहाँ पर अगर राज पलिवार अपने तरीके से वहाँ पर काम नहीं करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं गंगा नारायण को वहाँ पर नुकसान हो सकता है। और कहा यह भी जा सकता है कि शायद जो है वहाँ पर बीजेपी को आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे सारी चीज़ों को समन्वय बनाकर बीजेपी वहाँ पर उतरती है। चूँकि अभी प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, और जिस तरीके से मैंने बताया कि नाराजगी तो जरूर है, लेकिन अब बीजेपी किस तरीके से टैक्टिक्स पर काम करती है और बीजेपी कैसे उनको मनाती है, ये सब सारी चीजें देखने वाली हो गई। जी निहास। बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से गंगा नारायण को उम्मीदवार बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने खोए हुए अस्तित्व को वापस लाने की कोशिश करेगी। तो वहीं कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ से अगर हफीजुल अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है तो अपने कह सकते हैं कि हफीजुल अंसारी जो है अपनी सीट को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वही अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्मार्ट सिटी को लेकर बिहार स्मार्ट सिटी समिट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया, जहां तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि स्मार्ट सिटी का कार्य बिहार में विलंब से शुरू हुआ, लेकिन सरकार प्रयासरत है कि किस समय सीमा के अंदर राशि को खर्च कर बेहतर कार्य किया जाए। बता दें कि नगर विकास विभाग लगातार नगर निकायों के विकास के लिए कार्य कर रहा है, और साथ ही नगर विकास विभाग और नगर निकायों के बीच सीधा संपर्क रहे, इसके लिए भी विभाग कार्य कर रहा है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार सिंह बबलू और हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उन्होंने जाकर वहाँ सारी चीज़ों को देखा है, प्रतिवेदन भी दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग लगातार देख ही रहे हैं कि उसका अनुसरण कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तेजस्वी जी तो चलिए प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो अपनी बात अपने ढंग से कहते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो बिहार के लोगों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, उन सारे चीज़ों का ध्यान रखकर जो भी कार्रवाई है सरकार स्तर पर उसको हम सब कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं। शशांक, स्मार्ट सिटी समिट का आयोजन किया गया, इस आयोजन में कौन कौन लोग शामिल हुए और क्या कुछ कहा गया? देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स बिहार में 4 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी। पटना, नालंदा, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। और इन चारों स्मार्ट सिटी में जो किस तरह के काम हो रहे हैं और इनकी जो नेशनल वाइड रैंकिंग है, इस पर एक तरह से कहा जाए चर्चा के लिए समिट का आयोजन किया गया। और जो नगर विकास मंत्री हैं, जो बिहार के डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, उसके बाद नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव जो आनंद किशोर हैं, और चारों स्मार्ट सिटी हैं उनके एमडी हैं, वो सारे लोग मौजूद थे और तमाम एक्सपर्ट भी मौजूद थे। तो देखिए, चर्चा इस बात की हुई है कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जो बिहार में 4 चल रहे हैं,
उनमें किस तरह के काम किए जा रहे हैं, क्या आवश्यकता है और उसके अलावा उसकी जो रैंकिंग है उसको कैसे और सुधारा जाए, इन तमाम चीजों को लेकर वहां पे चर्चा भी हुई है। तो देखिए, जो बिहार में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इसमें पटना में जो जनवरी में रैंकिंग थी पटना की स्मार्ट सिटी को लगभग 35वीं रैंकिंग थी देश के अंदर, लेकिन जो अप्रैल में आते आते ये 29 हो गई, यानी पटना के स्मार्ट सिटी के रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। और उसके अलावा बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, तमाम जो चारों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, इनके भी रैंकिंग में सुधार आया है। तो जो सबमिट हुई है उसमें 3-4 चीजों पर ज्यादा गौर किया गया है। पहला गौर किया गया है कि जरूरत के मुताबिक, यानी जिस शहर की जो जरूरत है और आबादी का प्रोजेक्शन देखते हुए शहर को डेवलप किया जाए, उसको स्मार्ट बनाया जाए, और उसमें जो तमाम लोकल बॉडीज हैं उनकी भी परामर्श भी लिया जाए, उनकी भी पार्टिसिपेशन हो। दूसरा जो कचरा मैनेजमेंट है, यानी जो कचरा प्रबंधन है, उस पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। और जो कूड़ा प्रबंधन है उसके लिए भी तमाम योजनाओं पर चर्चा की गई है। वेस्ट मैनेजमेंट पर चलता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फिर चर्चा की गई है। उसके अलावा सफाई और जल निकासी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि पटना जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में थोड़ा पीछे है, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो जल जमाव शहर में होता है और सफाई। हालांकि पिछले 3 महीनों में जो रैंकिंग में सुधार आया है वो सफाई और को लेकर और जल जमाव पर किए गए कामों को लेकर ही हुआ है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण विषय थे जिनको लेकर चर्चा की गई है, और ये कोशिश की गई है कि जो स्मार्ट सिटी के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वो तेजी से किए जाए, उसके टेंडर जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए। उसके अलावा जो काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ किए जा रहे हैं वो धरातल पर दिखें, यानी उसमें पारदर्शिता भी हो और कहीं ना कहीं पूरी तरह से तेजी भी आए। गुणवत्ता, पारदर्शिता और उसमें रफ्तार, इन तीनों चीजों को लेकर तारकिशोर प्रसाद और जो विभाग के प्रधान सचिव हैं अनिल किशोर, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया, और तमाम जो एमडी हैं सारे स्मार्ट सिटी के, चारों स्मार्ट सिटी के, उन लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र की बातें बताई हैं कि आखिर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए क्या जरूरत है, किन क्षेत्रों को शामिल किया जाना है और शहर की जरूरत क्या है। तो ये तमाम चीजों पर एक विस्तृत चर्चा हुई है, और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ये कोशिश की गई है कि इस महीने टारगेट दिया गया है कि जो रैंकिंग है, नेशनल वाइड रैंकिंग है स्मार्ट सिटी की, उसको थोड़ा और उठाया जाए। यानी पटना जो 29वें स्थान पर है, इसको 20 तक लाने का लक्ष्य है 1 महीने के अंदर। वहीं मुजफ्फरपुर सबसे पिछड़ा हुआ, यानी मुजफ्फरपुर की जनवरी में रैंकिंग लगभग 100 के करीब थी, हालांकि उसमें 20 पावदान ऊपर चढ़ा है और 80 या 81 में आ गया है, तो कहीं ना कहीं उसको और सुधारने की जरूरत है। तो पटना स्मार्ट सिटी में तो काम ज्यादा बेहतर हो रहा है, लेकिन सबसे स्थिति की खराब मुजफ्फरपुर में है, जहाँ वाटर लॉगिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। शहरों में सड़कों का जाल बिछाना, वो भी एक समस्या है। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई है, वो है वेंडिंग जोन बनाने की। यानी किसी भी शहर की अगर सूरत खराब दिखती है तो उसका एक कारण है कि सड़क किनारे जो अतिक्रमण होता है और जो फुटपाथ पे दुकानदार रहते हैं, वो तमाम लोग शहर को एक अच्छा लुक नहीं दिखता उसकी वजह से। तो कोशिश ये की जा रही है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कि वेंडिंग जोन चिन्हित किए जाए और तमाम जगह पर वेंडिंग जोन को डेवलप किया जाए, यानी सड़क साफ सुथरी रहे और जो बेचने वाले जो आम लोग हैं, जो रोजी रोटी कमाते हैं या लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। तो वेंडिंग जोन पर भी खासी चर्चा की गई है नियाज। जी शशांक, लेकिन जिस तरीके से पटना के कई इलाकों में ट्रैफिक का मसला ये देखा जाता है कि ट्रैफिक को लेकर के किस तरीके की क्या कुछ चीजें की गई हैं? वेंडिंग जोन की चर्चा की है। वेंडिंग जोन दरअसल ट्रैफिक से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप सड़क किनारे फुटपाथ को इंक्रोच करते हैं तो उससे आपकी ट्रैफिक स्लो होती है। उसके अलावा देखिए, पटना की बात की जाए, देखिए अन्य चारों स्मार्ट सिटी में अलग अलग समस्या है। पटना में जो ट्रैफिक को सही करने के लिए तमाम फ्लाईओवर्स जो बनाए जा रहे हैं या बन चुके हैं, और उसके बाद उन फ्लाईओवर्स की कनेक्टिविटी दी जा रही है। आप देखें, जो लोहिया चक्रपथ है जो बेली रोड से जाएगा, वो एक बहुत मॉडर्न तकनीक से बनाई हुई सड़क है, और उस सड़क की जो डिजाइन है वो बहुत बेहतरीन है। यानी देश के शायद किसी शहर में वैसी डिजाइन हो जो लोहिया चक्र की है। उसके बाद तमाम ब्रिजेज को, चाहे आर ब्लॉक फ्लाईओवर को मीठापुर फ्लाईओवर से जोड़ना हो, मीठापुर फ्लाईओवर को चिड़ियाटार फ्लाईओवर से कनेक्टिविटी करके गांधी मैदान जाना हो, तो जो जितने, उसके अलावा जितने शहर के आउटर रिंग से बाईपास और बड़ी सड़कों को कनेक्ट किया जा रहा है और कई बड़ी एलिवेटेड रोडें बनाई जा रही हैं। तो पटना की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बहुत वृहद रूप में काम किया जा रहा है, लेकिन समस्या मुजफ्फरपुर और भागलपुर की है, क्योंकि मुजफ्फरपुर और भागलपुर दूसरे और तीसरे बड़े शहर हैं बिहार के, और वहां का जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक है या डेंसिटी है शहर की, वो थोड़ा अलग ढंग की है।
तो उसको डेवलप करने के प्लान के बारे में भी चर्चा हुई है। और ये कहा गया है कि वहाँ ट्रैफिक भी स्मूथ रहे और वेंडिंग जोन से जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनको भी तकलीफ ना हो। तो अच्छा खासा ध्यान दिया गया है ट्रैफिक पर, और ट्रैफिक सुधारने के लिए वेंडिंग जोन उसको भी बनाने की बात कही गई है। जी शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भागलपुर पहुंचे। भागलपुर हवाई अड्डे पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का स्वागत जिलाधिकारी, सिविल सर्जन और जिले के वरीय अधिकारियों द्वारा किया गया। वहीं प्रत्यय अमृत ने कलेक्ट्रेट भवन के बाद समीक्षा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार सरकार के प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के सचिव और कई अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में कोरोना की जानकारी दी। है हम लोगों की, और मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी गण आए हैं। अभी हम लोग स्ट्रेट अवे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो वहाँ की व्यवस्था देखेंगे। जिला पदाधिकारी भागलपुर से कल विस्तृत पूर्वक समीक्षा हो चुकी है और अभी भी कुछ बातचीत हो चुकी है। और मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से एक ही अपील कर रहा हूँ कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मतलब मास्क का सब लोग अनिवार्य रूप से उपयोग करें। थोड़ी दूरी बनाकर आपस में लोगों को रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, और नियमित रूप से हाथ को धोना चाहिए। वहीं नारायणपुर थाना के लोकनिया में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने इस मामले पर 7 साइबर ठग गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 11 मोबाइल सहित 30 अवैध सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। धनबाद, जामताड़ा और नारायणपुर में मामला दर्ज है। एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने साइबर थाना में प्रेस वार्ता करके मामले की जानकारी दी। में पुलिस बल गई और उन लोगों को अपराध करते समय 7 लोगों को धर दबोचा। 1 आदमी भागने में सफल हो गए। कुल 8 आदमी वहां पर उपस्थित थे, जैसी सूचना थी। इन लोगों के पास से 11 मोबाइल सेट और 21 मोबाइल सिम बरामद हुए हैं। वहीं दमोर थाना क्षेत्र के थाने के कुछ दूरी पर जंगल में अवैध कारखाना चल रहा था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगल में छापेमारी की, जिस दौरान पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर थाना क्षेत्र के दयाशंकर कश्यप और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है, और साथ ही पुलिस ने उनके पास से 10 तमंचा सहित 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी काफी समय से अवैध असलहा बनाने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी जी आगे नहीं। वहीं मधेपुरा सदर अनुमंडल के गम्हरिया थाना क्षेत्र में एक निजी विद्यालय छात्रावास में एक बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई। दरअसल परिजनों के मुताबिक जब वो स्कूल की फीस देने गए तो मृतक छात्र पढ़ाई कर रहा था। वो कुछ ही देर में खबर आई कि छात्र को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तब तक मृतक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और बाजार के मुख्य सड़क को जाम कर दिया। वहीं परिजनों ने विद्यालय संचालक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। हम लोग ये चाहते हैं कि उचित इनका जांच होना चाहिए, दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि दूसरा विद्यालय में किसी भी विद्यार्थी के साथ ऐसा घटना नहीं घटे। जी
मेरा भी बच्चा पढ़ रहा है कहीं। हम लोग यही चाहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार से इनका जांच हो, जांच में जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं मधुबनी में हुए नरसंहार, नवादा में हुए शराब से मौत और राज्य में बढ़ते अपराध पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। जहां प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी की कई टीमों ने इन जगहों का दौरा किया था और जो रिपोर्ट है उसमें प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने तत्काल इन सब मामलों के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इनके खिलाफ राज्य भर में आंदोलन करने की धमकी भी दी है। हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव हैं अरुण जी भी थे, प्रदेश के सचिव वरुण जी भी थे, प्रेमचंद जी भी थे। अब इन लोगों ने फाइंडिंग की है वहां जाकर के, क्या रघुपति बाबू, तो कि प्रवीण झा नाम का एक व्यक्ति है जो भय और आतंक का माहौल बना करके अपने रंगदारी का एक साम्राज्य बनाने के पर्पस से वहां सामूहिक नरसंहार किया। उस नरसंहार के पीछे में कोई ऐसी बात नहीं है कि 5 लोगों की इतनी नृशंस हत्या की जा सकती। जिस मामूली विवाद की कुछ लोग चर्चा करते हैं उसमें लक्ष्य भी बहुत है। उनके संरक्षण में ये सब कारोबार कर रहे हैं और लगातार पिछले 5 सालों से लोग वहाँ के बता रहे हैं कि 5 सालों से रंगदारी लेने का काम, सभी तालाबों को, जो भी तालाब वहाँ है सभी तालाबों से ज़बरदस्ती मछली मारने का काम, लोगों से ज़बरदस्ती रंगदारी लेने का काम वो लगातार करते रहे हैं और उसके पीछे विनोद नारायण झा का हाथ रहा है। इस घटना में भी लोग बता रहे हैं, हाँ उनके परिजन बता रहे हैं, उनके अभिभावक बता रहे हैं कि इस घटना के 2 दिन पहले भी उनकी लगातार बैठकें इन सारे दरिंदों के साथ हुई है और इन दरिंदों ने तब आकर के यहाँ ये घटना की है। इसका मतलब है कि और इससे पहले नवंबर महीने में उसी परिवार के एक लड़के को जो अभी जेल में है, प्रमोद नाम का, संजय नाम का लड़का, उसको उन्होंने कुदारी से काटा और फिर उस पर पुलिस से मिल करके लोग बताते हैं कि उसमें बहुत पैसा दिया गया। थे वहाँ हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।